नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र के रुख से घुटन महसूस कर रहे हैं लोग। कोरोना के वक्त सरकार गिरने में मशगूल है केंद्र। वहीं नाराज वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने में जुटी बीजेपी। काफी दिनों से नाराज चल रही है वसुंधरा। सियासी संकट के दौरान भी साधी रही थी चुप्पी। राज्यपाल ने की लोगों से लोकल के लिए वोकल होने की अपील, कहा स्थानीय सामान खरीदें, साथ ही स्थानीय सामानों पर करें गर्व। जयपुर वासियों को केंद्र सरकार ने दिया झटका, कोरोना जांच के लिए अमेरिका से आई मशीन को पटना भेजा। अब कोबास मशीन के लिए अक्टूबर तक करना होगा इंतजार। और 27वें मथुरादास माथुर अवार्ड का ऐलान, सीनियर वर्ग में अशोक मेनारिया तो जूनियर वर्ग में हितेश पटेल को मिलेगा सम्मान। अंडर 16 में साहिल भास्कर के नाम पर लगी मुहर। तो स्वराज राजस्थान में अगले आधे घंटे तक आपको सूबे की हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि सीएम अशोक गहलोत ने आखिर सोनिया गांधी से केंद्र की नीतियों के खिलाफ नेतृत्व करने की अपील क्यों की। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीएम गहलोत ने क्यों कहा कि केंद्र की नीतियों की वजह से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। ये भी बताएंगे कि सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर केंद्र को क्यों घेरा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अब क्यों वसुंधरा राजे को मनाने में बीजेपी जुट गई है और कौन दोनों के बीच सेतु का काम कर रहा है। साथ ही राज्यपाल की लोकल के लिए वोकल की अपील के बारे में भी आपको बताएंगे और आपको जयपुर वासियों के साथ हुए भेदभाव के बारे में भी बताएंगे कि आखिर केंद्र ने जयपुर से जांच मशीन को क्यों पटना भेज दिया। साथ ही मथुरादास माथुर अवार्ड के ऐलान के बारे में भी आपको बताएंगे कि इस बार इस सम्मान के लिए किस वर्ग से किसे चुना गया है। और इतना ही नहीं, आपको जयपुर समेत कई जिलों में बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शरीक हुए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के रुख से सबको घुटन हो रही है। उन्होंने अर्थव्यवस्था से लेकर कोरोना की जंग तक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य अकेले कोरोना से जंग लड़ रहा है, केंद्र सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है। अर्थव्यवस्था की ठीक नहीं है और वहीं केंद्र से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं मिलता और अभी तक जीएसटी का पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। राज्यों में लिक्विडिटी की समस्या आने लगी है और इसी महीने में 800 करोड़ की कमी आई है। वहीं केंद्र सरकार केवल सरकार गिराने के काम में लगी है और हम बच गए, लेकिन कर्नाटक और दूसरी जगह की सरकार गिरा दी गई। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें तो वो महंगा हो रहा है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की कि इसे एक मुद्दा बनाना होगा और आपके नेतृत्व में हम सबको प्रधानमंत्री के पास चलना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ा रही है। लॉकडाउन लंबे समय तक चला, उसके कारण भी स्थिति बिगड़ गई। सब जगह दुकान हो, व्यापार हो, इंडस्ट्री सब बंद हो गए। वक्त लगेगा कि श्रमिकों के अलग प्रॉब्लम्स हैं, रेवेन्यू रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो तमाम मेरे पूर्व साथियों ने जो बातें बनाई है वो हकीकत में है कि आज जीएसटी जो वादा किया हुआ केंद्र सरकार का, आज हमारे स्टेट में करीब 6,990 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं और उसका कोई जवाब नहीं है। कोई अपने 25-30 लेटर लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, जवाब आते नहीं है वहां से। और इसी मुद्दे पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम स्वरूप हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। तो राम स्वरूप, अर्थव्यवस्था से लेकर जीएसटी मुआवजे के मुद्दे तक इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने पूरा मोर्चा खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ, और क्या कुछ मुद्दे यहां उठाए गए सीएम गहलोत की तरफ से?
देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि कोरोना जैसी महामारी देश और पूरे विश्व में फैली हुई है, उसके बावजूद भी केंद्र ने जो है राज्यों की मदद बिल्कुल भी नहीं की। जिस तरह से कुछ दिनों पहले जो 20,000 करोड़ का जो विशेष जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, वो पूरा पैकेज लोन पर आधारित है, यानी कि सीधे तौर पे किसी भी राज्य को कोई अनुदान या ग्रांट जो है वो नहीं मिली है। ऐसे में और दूसरी बड़ी बात है कि राज्यों की हालत जो है इस कोरोना की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है, उसके बावजूद भी किसी भी तरह की जो मदद है वो केंद्र के द्वारा नहीं दी गई है। दूसरी बड़ी बात यह कि बार बार पत्र लिखे जाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और जब वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में, तब भी जो सुझाव दिए जाते हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सभी तरह के जो सुझाव होते हैं उनको दरकिनार करना, और न केवल मुख्यमंत्री बल्कि जो विशेषज्ञ होते हैं इस विषय के, आर्थिक विशेषज्ञ होते हैं, तो उनकी सलाह को भी, उनकी राय को भी किसी भी तरह की जो तवज्जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। इसे में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों की, प्रदेश देश की जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है, और वो सिर्फ सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। और इस कोरोना संक्रमण के दौरान, काल के दौरान हमने देखा कि कई जगह सरकारी गिराने का दौर जारी रहा था, और कई जगह सरकार एक दो जगह गिरा भी दी गई, और बाद में राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का सहयोग उन्हें केंद्र को नहीं मिल पाया, सरकार आराम से बची है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो फार्मूला बदला गया था जीएसटी का, उससे प्रदेश को, सभी राज्यों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो उनके राज्यों के हक का पैसा है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने जो बात बताई है उसके हिसाब से 6,990 करोड़ रुपए जो है वो बकाया चल रहे हैं, उसका भुगतान केंद्र ने नहीं किया है। तो इस बातों को लेकर के साफ तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से कहा कि हम आपके नेतृत्व में साथ चलेंगे सभी लोग, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, और उनसे सीधी बात करेंगे कि आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। कोई किसी प्रदेश का कोई प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिलता, उनकी राय को कोई ध्यान नहीं देता। जब अशोक गहलोत सरकार पर खतरा मंडराया था तो उन्होंने कई बार पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन वहां उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो यहाँ पे साफ तौर पर इन सभी मुद्दों को एक बड़ा मुद्दा बनाने की बात सीएम गहलोत की तरफ से की गई, और प्रधानमंत्री के पास चलने की भी बात की गई। शुक्रिया इस जानकारी के लिए रामस्वरूप, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, और भी खबरों पर आपके साथ जुड़ूंगी। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया लंबे वक्त से पार्टी से नाराज चल रही हैं, लेकिन अब बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में निकाय और पंचायतों में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर बीजेपी को जीत हासिल हो, लेकिन ये बिना संगठन की मजबूती के नहीं हो सकता। वहीं वसुंधरा राजे इन चुनाव में अहम कड़ी हैं, इसीलिए पार्टी चाहती है कि एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़े जाएं, ताकि 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से राजस्थान में सरकार बनाए। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजस्थान की राजनीति से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दूर नजर आ रही थी। राजस्थान की राजनीति में पिछले दिनों हुए सियासी घटनाक्रम में उनकी चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी रही, और कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर की गुटबाजी की वजह से ही ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, क्योंकि वसुंधरा राजे इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रही, और अब पार्टी सतीश पुनिया और उनमें पैचअप कराने में जुटी है। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने सेतु के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हें दरकिनार किया गया, मगर अब प्रदेश कार्य समिति का गठन किया जाना बाकी है, और इस बैठक में उनके शामिल होने से साफ हो गया है कि कार्य समिति में उनको भी भागीदारी मिलेगी। मोर्चा विभाग के गठन में उनकी राय को भी सुना जाएगा, और साथ ही ताकि संगठन से चल रही उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। इसी पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए जयपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है क्यों वसुंधरा राजे को मनाने में जुट गई है बीजेपी? कितना जरूरी है इस समय पार्टी के लिए, और खासतौर पर वसुंधरा राजे के लिए खुद भी एज अ दिग्गज नेता के अपने एलिमेंट्स में वो वापस आए? रतिका जी, देखिए, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, और जब विधानसभा चुनाव वो हारे थे 2018 में, उसके पहले यहाँ तक कहा जाता था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का मतलब वसुंधरा राजे है। तो अब उसके बाद लेकिन चुनाव जब वो हारी तो उनको बिल्कुल दरकिनार किया गया। पर अभी हाल में जो कोशिश हुई अशोक गहलोत सरकार को अपदस्थ करने की, उसमें जो विफलता मिली उसको आप आकलन कर सकते हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटका से। वहाँ पर
दो पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों थिक ऑफ द थिंग्स थे। मतलब सारी रणनीति, सारा जो काम हो रहा था सरकार को गिराने का और अपनी सरकार बनाने का, उसमें इन लोगों की बहुत अहम भूमिका थी, भागीदारी थी। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं था। राजस्थान में वसुंधरा राजे चूंकि कोरोना के बाद वो एक पार्टी में थी, तो वो जब क्वारंटाइन गई तब से वो दूर थी, लेकिन उनसे किसी मसले पर राय मशविरा नहीं लिया गया, उनको की मीटिंग्स में उनको नहीं बुलाया गया। तो उसका परिणाम देखने को मिला कि जब ये ऑपरेशन चरम पर था, तो उस समय उनके विधायकों की तरफ से कुछ मैसेजेस आए और वसुंधरा राजे ने भी इस बात पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसको ये माना गया कि वो ये जो कुछ हो रहा है उसमें उनका कोई सहमति नहीं है। इसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को ये विश्वास हुआ है कि फिलहाल उसके पास वसुंधरा राजे के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वही एक ऐसा चेहरा है जो जिसको लोग जानते हैं और जो पार्टी को एकजुट रख सकता है। जी, तो संजय जी, ये जो तरकीबें लड़ाई जा रही हैं सतीश पुनिया के साथ, उनका पैचअप की बात हो रही है, कोई ब्रिज बनने की बात हो रही है कि सेतु बन रहा है, पैचअप करवाएगा, और साथ ही साथ ये कार्य समिति में उनकी भागीदारी के जो नुस्खे अपनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी इससे दूर हो जाएगी कि उनकी नाराजगी एक अलग ही लेवल की है, जिस तरह से हाल ही में हमें देखने को मिला है? देखिए, वसुंधरा की नाराजगी दो स्तर की है। एक तो जो प्रदेश स्तर पर जो नेता हैं और जिस तरह से उनको दरकिनार करने की कोशिश की, एक तो वो, और दूसरा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जो 36 का आंकड़ा है, खासकर अमित शाह के साथ जी, ये दोनों दो स्तर पर उनकी नाराजगी है। तो मान लीजिए अगर उनको किसी तरीके से प्लेकेट कर भी लिया जाता है स्टेट लेवल पर, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो मतभेद हैं वो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि भरने वाले हैं। और जो प्रदेश स्तर पर भी जिस तरीके से दूसरे नेताओं को, उनके जो विरोधी नेता हैं, उनको आगे किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से वसुंधरा राजे को पसंद नहीं आएगा। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने कारगर साबित होते हैं ये तरकीबें जो नुस्खे पार्टी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने आनन फानन में विधानसभा सत्र बुलाया और 13 बिल पेश कर दिए और इन बिलों पर चर्चा तक नहीं की गई। साथ ही जनता से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के 4 कार्यक्रम तय किए हैं। 28 अगस्त को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया जाएगा। 31 अगस्त को प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने के साथ सरकार का पुतला जलाया जाएगा। और इसी तरह प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के विरोध में 2 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 4 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन के अंदर 13 बिल पारित करने का काम किया, बिना बहस करवाए बिल पारित करने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, उसके बावजूद भी उनके सवालों को दरकिनार करने का काम सदन के अंदर हुआ। और अब हालात प्रदेश के ये बने हुए हैं कि सरकार जिन मुद्दों के आधार के ऊपर सत्ता के अंदर आई थी, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं 2 बजट सत्रों के अंदर सरकार ने की है, उसके उपरांत भी धरातल के ऊपर एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसकी उपलब्धि का बखान सरकार करे। और वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से लोकल के लिए वोकल बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें लोकल को ग्लोबल बनाना होगा। दरअसल बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल ने भी हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने लोकल की वकालत की। उन्होंने कहा कि स्थानीय सामान ना केवल खरीदना है बल्कि उन पर गर्व भी करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वहीं जीवन की सभी गतिविधियों को रोक दिया है, किंतु साथ ही एक अवसर भी प्रदान किया है कि हम कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णयों को भी ले पाएं। वहीं उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ देशवासियों का लोकल उत्पादों के प्रति संकल्प और दृढ़ विश्वास से ही लोकल के लिए वोकल होने और लोकल को ग्लोबल बनाया जा सकता है। ये हमारे स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक उपस्थिति के लिए भी प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि ये अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय उत्पादों को खरीदने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वेबिनार में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने भी हिस्सा लिया।
और वहीं राजस्थान का सियासी संकट थपने के बाद अशोक गहलोत कैबिनेट की कल बैठक होगी और बताया जा रहा है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति पर मुहर लग सकती है और इसके अलावा सेवा नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। वहीं सीएम समेत मंत्रियों और राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने पर भी निर्णय हो सकता है। कैबिनेट सचिवालय ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक में आने की सूचना भेज दी है। जो मंत्री जयपुर से बाहर हैं, उन्हें भी कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए समय पर जयपुर पहुंचने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं करेंगे। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए राजस्थान के बेरोजगारों को नौकरी की उम्मीद। At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, lovely professional university. क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में आज और विस्तार किया है। विस्तार की इस कड़ी में सीएम गहलोत ने भीलवाड़ा और भरतपुर को मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भीलवाड़ा और भरतपुर मेडिकल कॉलेज भवनों की लॉन्चिंग की और इसके अलावा सीएम कोटा, उदयपुर और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 179 करोड़ लागत से तैयार किया गया है। वहीं इनसे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में दिल्ली से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कोरोना के अंदर भी हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली जाते थे सैंपल, आज करीब 50,000 के लगभग हमारे यहाँ पर कैपेसिटी पैदा हो गई है पर डे टेस्ट करने की। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया हम लोगों ने राजस्थान के अंदर सभी तरह से। एमएलए फंड को भी हमें डाइवर्ट कर दिया है कि वो एमएलए अपनी प्रायोरिटी से मेडिकल सर्विसेज के अंदर 2 साल से पैसा दे। और वहीं सूबे में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। रिकवरी रेट भी बाकी राज्यों से काफी बेहतर है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में रोजाना 51,640 जांच करने की क्षमता विकसित कर ली है। साथ ही कहा कि जांच में तेजी लाने के लिए अमेरिका से 2 कोबास 8800 मशीनें मंगवाने का ऑर्डर किया गया है, जिसमें एक मशीन अगले कुछ दिनों में मिल जाएगी, जबकि दूसरी मशीन अक्टूबर में पहुंच जाएगी और इन मशीनों के बाद राज्य में 60,000 से ज्यादा जांच हो सकेंगी। और अभी सूबे में रोजाना 34,000 जांच हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में भी जांच केंद्र खोले जाएंगे, जिसका चयन जनप्रतिनिधि को करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 3.4% है, जो देश में सबसे कम है। साथ ही कहा गया कि रिकवरी रेट 79% है और उन्होंने कहा कि सरकार मृत्यु दर को कम करने पर काम कर रही है और अभी प्रदेश में मृत्यु दर 1.3% रह गई है और इसमें निरंतर कमी आ रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त हो, जिसमें हर तरह की चिकित्सा व्यवस्था, वहाँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाएँ। और उसके लिए सीएससी का चयन तो हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे कि कौन सी सीएससी उनको सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसमें जो 2 साल का विधायक कोष का जो पैसा है वो भी वो उसमें दें। राज्य सरकार भी उस वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से सर्व सुविधा
युक्त बना सकती है उस पर काम करेगी, ताकि वहाँ के लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए जिला स्तर पर नहीं जाना पड़े, जयपुर नहीं आना पड़े। वहीं राजस्थान के पूर्व मंत्री और डी कुम्हेर से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि मुझे आज कोविड-19 पॉजिटिव आया है, मैंने स्वयं को सभी से आइसोलेट कर लिया है। मुझसे इन दिनों संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी स्वयं को आइसोलेट कर लेना चाहिए, साथ ही खुद का कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान में हुए सियासी घमासान में विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट गुट के साथ थे और इस दौरान वे सचिन के साथ लगातार दिल्ली में मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा एक खरीद फरोख्त में नाम आने के बाद विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से हटा दिया गया था। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर राज परिवार के वंशज हैं। बढ़ते आगे, कोरोना वायरस की वजह से जहां देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, वहीं युवाओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान में लाखों बेरोजगार नई भर्तियों की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि नई भर्तियां निकलने की रफ्तार धीमी है। पिछले 2 बजट में सरकार ने 1,28,181 नई भर्तियों का ऐलान किया और इनमें से 62,600 भर्तियां तो अकेले शिक्षा विभाग की ही हैं, लेकिन अभी तक केवल 16,596 पदों पर ही भर्तियां प्रारंभ हो सकी हैं। आपको यहां बता दें कि सरकार ने जुलाई 2019 में 75,000 और फरवरी 2020 में 53,181 पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन मार्च में आए कोरोना संकट के चलते भर्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और वहीं जयपुर में सरकारी अधिकारियों के टैक्सी चालकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इन टैक्सी चालकों का कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है और उसके बावजूद भी उनकी गाड़ियों को पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा है। टैक्सी चालकों का कहना है कि उन्हें प्रति माह 1500 किलोमीटर गाड़ी चलने पर हर महीने सिर्फ 20 से 24,000 रुपए का भुगतान किया जाता है और इस भुगतान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए, साथ ही छुट्टी के दिन गाड़ी चलाने का अलग से भुगतान किया जाए। हम लगातार 2 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आपके नियम है उनमें संशोधन करें, प्लस हमने मांग करी है कि 1500 किलोमीटर का हमें 30,000 रुपये दिए जाए, क्योंकि हमारी एक गाड़ी पे कम से कम 38-40,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। और एक मॉडल कंडीशन है जो सरकार ने फिलहाल 6 साल कर रखी है और 2 साल गाड़ी की कंडीशन के ऊपर, लेकिन अधिकारी 4 साल बाद ही कहते हैं कि नई गाड़ी ले आओ। और एक हम चाहते हैं, सरकार को हमने बहुत बार बोला है, सीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, लगभग 1 साल हो गए मांग पत्र दिए। उन्होंने कहा था कि भाई हम करते हैं जल्दी, लेकिन अब कोरोना काल में हमारी गाड़ियां बिना बात हटाई गई, क्योंकि लॉकडाउन लगाया केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो इसका खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है। नहीं मानती है तो फिर आने वाले टाइम में हम हड़ताल वगैरह जो भी होगा हम करेंगे। आज केंद्र सरकार के खिलाफ सीपीएम ने झुंझुनू में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर दिए गए धरने में बड़ी संख्या में किसानों, मजदूरों के अलावा जनवादी संगठनों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीपीएम सचिव कॉमरेड फूलचंद बरबड़ ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के बहाने सार्वजनिक उद्योगों को बेचने का काम कर रही है, जो हम नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कोरोना से टूट चुकी अर्थव्यवस्था और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जो परिवार इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उन्हें प्रति महीने 7,500 रुपए की सहायता देने की मांग की है। इस देश के जितने भी सार्वजनिक उद्योग उनको बेचने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ है। ये उसके खिलाफ है कि प्रत्येक व्यक्ति को 7,500 रुपया सरकार दे, जिससे ये बाजार खड़ा हो सके। ये उसके लिए है कि हिंदुस्तान के सब गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं और सरकार प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दे। ये इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो है उसका सारा का सारा पैसा कोरोना महामारी पर खर्च किया जाए। झुंझुनू में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अब होम आइसोलेट किया जाएगा। इन मरीजों में 60 साल से ज्यादा के पॉजिटिव केसेस भी शामिल हैं। कलेक्टर यूडी खान की सीएमएचओ छोटे लाल गुर्जर के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सीएचओ ने बताया कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज और 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिनमें बिना कोई लक्षण के कोरोना संक्रमण पाया गया है और उन्हें कोई दूसरी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, तो उन्हें होम आइसोलेट करके इलाज किया जाएगा। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं है, 3 माह से ऊपर की गर्भवती महिला, 5 वर्ष से छोटे बच्चे और 5 वर्ष से छोटे बच्चों के एकल माता पिता, उनके आसपास जो भी पीएचसी है
वहाँ का चिकित्सक उनकी निगरानी रखेगा, मॉनिटरिंग रखेगा और पूरा ट्रीटमेंट देगा। उनको हम एसिम्प्टोमेटिक जो पॉजिटिव केसेज हैं उनको होम आइसोलेट करेंगे। और वहीं राजस्थान के टोंक में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने घर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। तीनों बदमाश बुजुर्ग महिला की हत्या करके नकदी व सोने के गहने लूट कर ले गए थे। टोंक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे से भी कम समय में हत्या के इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने हत्यारों से नकदी और गहने भी बरामद किए हैं। वृद्ध महिला थी आनंदी देवी, काफ़ी सीनियर सिटीजन थे वो, तो उनके घर में घुस कर के रात को गला दबाकर और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसमें इनके जो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और जो कैश था वो सारा लूट के ले गए। मामला बिल्कुल अज्ञात लोगों के खिलाफ था और बिल्कुल ब्लाइंड केस था, जिसको अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से और अपने प्रयासों से इसको जो है तत्काल 24 घंटे में ही थाना सौंप पुलिस ने इसको, जो भी तीनों मुलजिम थे उन तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं राजस्थान में जारी झमाझम बारिश के बीच 27 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुरुवार से प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में फिर से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। वहीं शुक्रवार तक कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाले 27वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा हो गई है। सत्र 2019-20 में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार के बाद कमेटी ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में नामों की घोषणा कर दी है। वहीं इस साल सीनियर वर्ग में उदयपुर के अशोक मेनारिया के नाम के पर मुहर लगी है, तो वहीं जूनियर वर्ग अंडर 19 में उदयपुर के ही हितेश पटेल के नाम की भी घोषणा हुई है। और इसके साथ ही सब जूनियर अंडर 16 वर्ग में जोधपुर के साहिल भास्कर के नाम पर मुहर लगी है। चलिए, इसी के साथ स्वराज राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।